हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस मैकेनिक्स से। और ये जो सभी प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा वो पीजीटी के एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट्स में डिस्कस करूँगा। यूपी पीजीटी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो निश्चित तौर से जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको निश्चित तौर से लाभ देगी। तो एक क्वेश्चन जो मैं देखता हूँ जनरली पूछा ही जाता है वो है 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं डायमेंशन एनालिसिस से। तो डायमेंशन एनालिसिस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं 2 तरीका के इस पर डिस्कस कर रहा हूँ और कुछ आगे के फ्यूचर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहा हूँ जो उम्मीद है आ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो यही आता है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल होगी। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे परमिटिविटी है फ्री स्पेस की और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। या इस तरीका से भी पूछ सकता है कि हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो क्या होगी, जहाँ म्यू नॉट यहाँ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है और एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं दोनों ही पूछा जा चुका है कॉम्पिटिशन्स में, दोनों ही पूछे गए हुए क्वेश्चन है। तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो हमारी कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और इसका एक्सप्रेशन होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये E4 इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो एक्सप्रेशन है हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर ये एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये एनर्जी स्टोर मैग्नेटिक फील्ड में होती है और पर यूनिट वॉल्यूम, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो होती है। हम साथ साथ ये भी जान लें कि यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और भी मैं थोड़े से डिस्कस करूँगा। तो जो इसकी डायमेंशंस अगर पूछता है कि इसकी डायमेंशंस पूरी बताएं क्या होगी, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की डायमेंशन के इक्वल होगी। और एनर्जी की डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं E बराबर mc स्क्वायर से, क्योंकि एनर्जी का सिंपल एक्सप्रेशन हम सब जानते हैं, एनर्जी मास और वेलोसिटी ऑफ लाइट एक्सप्रेशन E बराबर mc स्क्वायर। तो एनर्जी की डायमेंशंस यहाँ पर हो जाएगी m और c स्क्वायर का मतलब होगा डायमेंशंस के तौर पे l स्क्वायर t-2 और वॉल्यूम के लिए हम लिख देंगे l3। सिमिलरली इसकी डायमेंशंस भी सेम ही होगी ml स्क्वायर t-2 और अपॉन l3। तो इनकी डायमेंशंस हम कैलकुलेट कर पाएंगे इजीली ml-1 t-2। इसकी भी सिमिलरली यही डायमेंशन होगी ml-1 t-2। तो डायमेंशंस अगर पूछता है तो इस तरीका से अप्लाई कर लें, ये थोड़ा इजी पड़ेगा। दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है, वो थोड़ा लेंथी सोल्यूशन होगा कि एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट कर लें और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E बराबर F/Q से कैलकुलेट कर लें और तब सॉल्व करें, लेकिन वो बहुत लेंथी सोल्यूशन होगा। ये शॉर्टकट सोल्यूशन है तो मुझे उम्मीद है कि आप इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। उसके साथ साथ ये भी याद रखें कि इसी में क्वेश्चंस कुछ और भी तरीका के बढ़ा सकता है आगे। ये तो आ ही चुका है क्वेश्चंस जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में पूछे जाने वाले एक हॉट क्वेश्चंस में बना हुआ है, पूछा जा रहा है आजकल। साथ साथ ये है कि अगर एनर्जी डेंसिटी फ्री स्पेस में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट में और जो एनर्जी हमारी मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट में होती है वो सेम होती है। तो जब ये दोनों सेम होती हैं तो यहाँ से हाफ कैंसिल आउट कर सकते हैं और E/H का स्क्वायर जो यहाँ से सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा वो E/H स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आएगी म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होगी। और यहाँ E/H की जो वैल्यू है E/H इसकी वैल्यू जो होगी वो हम इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे √μ नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट की डायमेंशन क्या होगी। तो ये जो E/H है वो कहलाता है Z, इसको कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कहते हैं और इम्पीडेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू फ्री स्पेस में जो वैल्यू होती है वो 120 पाई ओम होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि √μ नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन किसके बराबर होगी। तो 4 तरीका के अल्टरनेट दे सकता है, ओम कह सकता है, ओम इनवर्स कह सकता है, वोल्ट कह सकता है, या कुछ और चौथी वैल्यू दे सकता है और पूछ लेगा कि इसमें बताएं कि ये किसके इक्वल है। तो ये ओम है और ओम हम जानते हैं रेजिस्टेंस की डायमेंशन होती है। रेजिस्टेंस की डायमेंशन अगर हमें निकालनी पड़े तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन हम V/I से कैलकुलेट कर सकते हैं और V यहाँ पे वोल्टेज जो होगा उसे हम W/Q ले लेंगे। W बराबर Q भी एक्सप्रेशन होता है, W यहाँ वर्क डन है, Q यहाँ चार्ज है, तो V की जगह पर W/Q लिख दें और यहाँ I ले लें करंट
और W और Q का एक्सप्रेशन होता है करंट इनटू टाइम, यहाँ I स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा। और अब इनकी डायमेंशन सिंपली ले सकते हैं। वर्क की डायमेंशन जो होती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है, तो इसको फोर्स डॉट डी लिख दें, अपॉन I स्क्वायर टी ले लें और उसके बाद इसकी डायमेंशन प्लस टेंस की सिंपल कैलकुलेट कर लें। फोर्स की डायमेंशन हम सब जानते हैं m/t-2 होती है। डी की जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायमेंशन सिंपली L होती है, अपॉन I स्क्वायर की जगह पे हम एम्पियर स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि करंट एम्पियर में नापी जाती है, और टी टाइम के लिए टी ले लेंगे और उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये आंसर इसका आ जाएगा ml स्क्वायर और t-3 और a-2। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन अगर पूछता है तो यहाँ से कैलकुलेट कर लें। अगर अब इसी में ये पूछता है कि अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी, तो इसका आंसर मार्क करें, इसकी डायमेंशन होगी रेजिस्टेंस की डायमेंशन के इक्वल m/2 t-3 a-2। इस तरीक़ा से इसे सॉल्व कर लें। कई कैलकुलेशन में कोई एरर हो तो चेक कर लें और पैटर्न को समझने का प्रयास करें। तो मुझे उम्मीद है कि डायमेंशंस पे आप अच्छे से तैयारी करके रखेंगे और थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस रेगुलर पूछा जाता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो पीजीटी के बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो उनमें एक डायमेंशन भी है जहाँ से रेगुलर इंटरवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है और लगातार जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूछी जाती हैं। जैसे हमसे पूछ सकता है कि कैपेसिटेंस की डायमेंशंस कैलकुलेट करें, तो वर्क जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है या पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी हाफ CV स्क्वायर होती है। V की डायमेंशन मैंने अभी कैलकुलेट करानी सिखाई थी, तो V की डायमेंशन W/Q से कैलकुलेट कर लें, Q को IT ले लें। W की डायमेंशन वर्क की हमें पहले से ही पता है, तो C की डायमेंशन सिंपली यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ से कैलकुलेट करना सीख लें, और भी कोई एक्सप्रेशंस है वहाँ से कैलकुलेट करना सीख लें, लेकिन डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि सब तरीक़ा के जो एक्सप्रेशंस हैं वो हमें याद हों और उनसे कैलकुलेशंस हमें करनी आनी चाहिए। उसके अलावा एक क्वेश्चन से वान डेर वाल्स इक्वेशंस का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, P + a/v² और b - b = RT। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, रेगुलर इंटरवल पे पूछता है और B की डायमेंशंस बताएं क्या होगी। तो सदा याद रखें कि जो हमारी डायमेंशंस होती है सेम ही डायमेंशन की क्वांटिटी आपस में ऐड होती हैं, सेम ही डायमेंशन की क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो B की डायमेंशंस तो वॉल्यूम की डायमेंशंस के बराबर होगी, तो B की डायमेंशन सिंपली जो होगी वो L³ होगी। वॉल्यूम की डायमेंशन L³ होती है या L लेंथ है, और A की डायमेंशन P × v² की डायमेंशन के इक्वल होगी, क्योंकि डायमेंशन ऑफ P और डायमेंशन ऑफ A² सेम होंगी, डायमेंशन ऑफ A/v²। तो डायमेंशन ऑफ A क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ स्मॉल a, वो डायमेंशन ऑफ P/v² हो जाएगी। तो इस तरीका से इसे सॉल्व कर दें। डायमेंशन ऑफ P सिंपली फोर्स अपॉन एरिया से निकाल लें। वॉल्यूम की डायमेंशन हम जानते ही हैं, वॉल्यूम की L³ होती है, v² की वैल्यू L⁻⁶ डायमेंशन हो जाएगी, और इसे सिंपली सॉल्व कर दें। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो निश्चित तौर से आप यहाँ से क्वेश्चंस पाएंगे, आपको क्वेश्चंस यहाँ से मिलता रहेगा। तो अच्छे से इस पोर्शन को तैयार करके रखें और डायमेंशंस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लें, जिससे क्या हो कि जो क्वेश्चंस है वो हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। एक्सप्रेशंस खास तौर से ध्यान रखने की चीज़ें होती हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। उसके अलावा एक क्वेश्चंस पूछा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं देख रहा हूँ लगातार पूछा जा रहा है, ये भी हॉट टॉपिक है। ये मैं सभी टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करूँगा जो जनरली पूछे ही जाते हैं, लगातार क्वेश्चन जिन पर पूछे जाते हैं मैकेनिक्स में, उन्हीं टॉपिकों को डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि अगर हम कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है और एंगल 45 दे देता है और पूछता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर बताएं उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो ये क्वेश्चंस भी रेगुलर इंटरवल पर पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में हैं। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, प्रोजेक्टाइल का कई बार पाथ भी पूछ लेता है, तो ये एक हॉट टॉपिक है, लगातार पूछता है इस टॉपिक से। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी 1 से 2 क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं पीजीटी के एग्जाम में। तो इसमें ध्यान रखें कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो कंपोनेंट जब हम यहाँ से ब्रेक करते हैं, यू का कंपोनेंट जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है वो यू cos अल्फा कंपोनेंट तो एक्स डायरेक्शन में आता है जो हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और ये वाई कंपोनेंट में यू sin अल्फा कंपोनेंट आता है। तो यू sin अल्फा की जो वैल्यू होती है वो यू sin अल्फा - gt, ये वैल्यू होती है वेलोसिटी की, वाई कंपोनेंट की वैल्यू, और
यू कॉस एल्फा जो है वो रहता है हमारा वी एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, तो एक्स में यू कॉस एल्फा और वाई में यू साइन एल्फा रहता है। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो वी वाई है, हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई 0 हो जाता है। एच पॉइंट का मतलब हाईएस्ट पॉइंट, जो सबसे ऊंचाई का बिंदु होगा उसके ऊपर। तो टाइम पीरियड जो होगा वी वाई यहाँ पे 0 कर दें हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, तो टाइम पीरियड यहाँ से सिंपली निकल जाएगा यू साइन एल्फा अपॉन जी। और टोटल टाइम पीरियड जब निकालेंगे, टोटल टाइम पीरियड, क्योंकि यू साइन एल्फा बाई जी एक्सप्रेशंस जो निकल रहा हो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का है। सिमिलरली यहाँ पर पाथ इसी तरीका से आएगा, इतना ही समय जो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका दूना होगा, क्योंकि जो पाथ इधर परसू हुआ है वही यहाँ से रिवर्ट इस तरीका से आएगा। तो पाथ हम देख रहे हैं, पहले तो क्वेश्चन इस पर यही पूछा जाता था तो पाथ क्या होगा, तो आंसर देख रहे हैं हम पैराबोला होगा। पैराबोला की मैंने शेप भी प्लॉट की है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का जो एक्सप्रेशन है वो हमारा यहाँ से आ जाएगा 2u साइन एल्फा अपॉन जी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, u देगा, वेलोसिटी बता देगा, इनिशियल वेलोसिटी ये है, एंगल बता देगा, और जी हमें पता ही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो टाइम पीरियड पूछ लेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट एक्सप्रेशन कहते हैं। उसके अलावा वी वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो होती है हमारी यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh, जहाँ वी वाई वेलोसिटी है हाइट h के ऊपर और यू वाई इनिशियल वेलोसिटी है, जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई 0 होगा, तो h की जो वैल्यू है यहाँ से सिंपली जैसे वी वाई को 0 करेंगे तो h की वैल्यू यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g होगी, और h ये सिंपली हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g होगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस देखा जाता है, इस पर पूछा जाने वाले क्वेश्चनों में देखें, u देगा हमें क्वेश्चंस में और एल्फा देगा, और हाइट पूछेगा कि कितनी हाइट तक जाएगा। कई बार क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है कि अगर हाइट हमें बढ़ानी है तो एंगल को क्या करना होगा। तो एल्फा की वैल्यू जब 90 होती है, परपेंडिकुलर जो है, जैसे ज़्यादा ऊंचाई तक हमें चलना है तो हमें ऊपर एंगल एल्फा को जो 90 रखना होगा इस तरीका से। तो यहाँ पे u और एल्फा देने के बाद हाइट पूछी जाएगी, तो ये एक्सप्रेशन यूज करें। mgh हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो ये u की वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये mg, और h हाइट देखें, ये हाइट ये है h जो एक्सप्रेशन में होगी। हाइट के फॉर्मूले को रखते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g, और यहाँ से जी कैंसिल आउट कर दें, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। ये ध्यान रखें, और हाईएस्ट पॉइंट पे ये हाइट एच के ऊपर है। काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो होगी उसे एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर के इस एक्सप्रेशन में से घटा दें, या हम क्या कर दें कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यहाँ पे देखें, ये इधर की तरफ होगा जिसकी वैल्यू होगी यू कॉस एल्फा। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो होगी हमारी हाफ एम यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एल्फा। ये हाफ एम यू स्क्वायर को ई से नोट करते हैं एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, तो ये यहाँ से एक्सप्रेशन ई साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा, और यहाँ से एक्सप्रेशन से ई कॉस स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। ये इन पे दोनों पे बेस्ड क्वेश्चंस, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। तो जैसा कहता है क्वेश्चंस में एल्फा की वैल्यू 45 है, तो पूछता है कि पार्टिकल्स जो है वो उस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ पे एक्सप्रेशंस को देख लें, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट पे अल्फा की वैल्यू को 45 रख दें, तो यहाँ से वैल्यू ई कॉस स्क्वायर 45 होगी। कॉस 45 हम सब जानते हैं 1/√2 होता है, तो कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/2 होगी। तो काइनेटिक एनर्जी E/2 होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन चाहे तो यहाँ से निकाल लें, चाहे ई में से E/2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो पोटेंशियल एनर्जी E/2 होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर एंगल अल्फा 45 है तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी भी E/2 होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी E/2 होगी। ये काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे और ये पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ये एक अच्छा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। रेंज के एक्सप्रेशंस को भी मैं यहाँ डिस्कस किए देता हूँ। रेंज जो होती है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में यू कॉस अल्फा कंपोनेंट के द्वारा चली गई दूरी, ये रेंज कहलाती है। तो रेंज को हम यू कॉस अल्फा इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी ये लिखते हैं, और यहाँ से ये एक्सप्रेशंस यू कॉस अल्फा ये इस तरीका से बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। ये आर का एक्सप्रेशन है जहाँ पे अल्फा ये
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो यहाँ से रेंज का एक्सप्रेशन है, रेंज के लिए अल्फा की वैल्यू 45 होनी चाहिए, क्योंकि साइन टू अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम जो है वो जब 1 होगी, जब रेंज मैक्सिमम होगी, और तब अल्फा की वैल्यू 45 होगी। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, इस पूरे पोर्शन से क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक हमारा जो वाई एक्सप्रेशन है वो भी याद रखें, वाई की वैल्यू होती है हमारी एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे मैंने सारा का सारा रिवीजन आपका करा दिया है प्रोजेक्टाइल मोशन का। ये वाई एक्स रिजल्ट है। तो यहाँ पर 4 से 5 रिजल्ट ये इंपॉर्टेंट हैं। एक रिजल्ट तो यही इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट जो मैक्सिमम जो हाइट है उसके ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो ई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा या कॉस स्क्वायर थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी ई साइन स्क्वायर अल्फा। टोटल एनर्जी सदा कंजर्व रहती है। जब पार्टिकल यहाँ से चलता है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे पार्टिकल मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ऑब्टेन करता है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन करता है, तो वो हाइट के इक्वल होता है। उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। साथ साथ जैसे जैसे पार्टिकल फिर नीचे की तरफ आता है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी फिर से जो जिससे फेंका था उसी से ये वापस लौट के आता है, अगर फ्रैक्शन को एब्सेंट माने जाए। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि पूरा कंसेप्ट आपका रिवाइज हुआ होगा। यू अल्फा देता है, रेंज पूछता है तो ये एक्सप्रेशन यूज करें। अगर अल्फा देता है, पोटेंशियल एनर्जी पूछता है तो ये एक्सप्रेशन यूज करें। अगर अल्फा देता है, काइनेटिक एनर्जी पूछता है एच पे, तो ये एक्सप्रेशन यूज करें। टाइम पीरियड पूछता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछता है तो ये एक्सप्रेशन यूज करें। वाई एक्स रिजल्ट पर क्वेश्चन आता है तो इस एक्सप्रेशन को यूज करें। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जब भी क्वेश्चन आएगा आप पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझे होंगे, और इस पे सदा जो कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित तौर से आता ही रहता है। तो ये हॉट टॉपिक है, इसलिए मैंने पूरा डिटेल डिस्कशन इस पर दे दिया है। पहले भी मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस पोर्शन पर कराई हैं, तो उनको भी कोशिश करते रहे पुरानी वीडियो को देखने का। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज जो है मैंने एक बार शुरू की थी पहले जब पीजीटी का एग्जाम था, वो सारी की सारी आज भी यूजफुल है और वो आगे भी यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि उसमें जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे मैक्सिमम पेपर पीजीटी का उसी में से आया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की जो सीरीज है उसमें मैंने 13 वीडियो दे रखी हैं, थोड़ी बड़ी वीडियो हैं, उन्हें छोटे छोटे उसमें अंतराल पर देख लें, 15-15, 20-20 मिनट के का टाइम लगा के, तो वो आपको फायदा देगी, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार भी रिपीट होंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते रहें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है उसे देख लें, नोट्स बना लें, और पेपर के लिए लास्ट मिनट पे रिवाइज करने का भी प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आएंगी वो इन्हीं पे बेस आएंगी जो मैं करा रहा हूँ। क्योंकि क्वेश्चंस जो है इसी तरीक़ा के क्वेश्चंस कंपटीशंस की दुनिया में आते हैं। क्वेश्चंस में मैं अगला जो बता रहा हूँ, क्वेश्चंस में बोल रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेस एक कंसेप्ट समझाता हूँ, और उस पैटर्न पर भी क्वेश्चंस रेगुलर पूछा जाता है। कहा गया है ए बॉडी इज मूव्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाय ए मशीन डिलीवर्ड कांस्टेंट पावर। एक बॉडी है जो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन के ऊपर और एक मशीन के द्वारा कांस्टेंट पावर डिलीवर हो रही है। डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इन टाइम टी। तो कांस्टेंट पावर की जो है वो मशीन है जो एक बॉडी को मूव करा रही है स्ट्रेट लाइन में, और डिस्टेंस एस और टी में रिजल्ट पूछा है। तो पावर का एक्सप्रेशन सिंपली यूज कर लें। कांस्टेंट पावर दी है, पी की वैल्यू होती है हमारी एफ डॉट वी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार इस कंसेप्ट में भी प्रॉब्लम मैंने देखी हैं, पूछी जाती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसे ऐसे भी कर सकता है कि इस तरीक़ा से एक कर्व प्लॉट कर दे और टाइम में और पावर में एक रिजल्ट दे, और पावर को ऐसे कांस्टेंट दिखा दे इस तरीक़ा से। तो ये सेम ही क्वेश्चन है कि कांस्टेंट पावर है और एस की रिजल्ट पूछा गया है कि डिस्टेंस और टाइम में क्या रिजल्ट होगा। तो पी की वैल्यू को एफ डॉट वी लें, और एफ को जो फोर्स है, वी वेलोसिटी है, पी पावर है, तो एफ को एम डी वी अपॉन डी टी लिख दें, डॉट वी ले लें। स्ट्रेट लाइन में है मोशन, तो डी वी अपॉन डी टी और वी दोनों एक ही दिशा में होंगे, क्योंकि पार्टिकल जब स्ट्रेट में चलेगा तो उसका एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की दिशा सेम होगी, और cos जीरो एंगल बनेगा, क्योंकि जब हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो इसको लिख पाएंगे एफ वी कॉस थीटा, और थीटा जो होगा वो एंगल होगा फोर्स और वेलोसिटी के बीच। स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होगा वो जीरो होगा, क्योंकि फोर्स भी
उसी दिशा में एक्ट करेगा और वेलोसिटी भी उसी दिशा में। तो यहाँ से एम डी वी अपॉन डी टी डॉट वी कर लें और इसे हम एम वी डी वी अपॉन डी टी कर लेंगे, क्योंकि जब इसे खोलेंगे तो लिखेंगे डी वी अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड cos 0 1 हो जाएगा, तो इसे एम वी डी वी अपॉन डी टी लिख देंगे पावर को। तो यहाँ से v डी वी हमारा जो आएगा वो आ जाएगा v डी वी इक्वल टू p डी टी अपॉन एम। उसके बाद क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ से और टाइम को शुरू में 0 ले लें, बाद में टाइम को t कर दें, वेलोसिटी को शुरू में 0 लें और बाद में v कर दें। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है वो v²/2 होगी, v डी वी का इंटीग्रेशन, और यहाँ से पी टी अपॉन एम आएगा, क्योंकि पी बाई एम इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से सिंपली आ जाएगी v² बराबर 2 पी टी अपॉन एम। तो v की वैल्यू यहाँ से हम सिंपली निकाल लेंगे, v हमारा सिंपली आ जाएगा 2 पी अपॉन एम और इसकी पावर हाफ और t की पावर हाफ, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। तो यहाँ पे p भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, तो 2p अपॉन एम की पावर हाफ भी कांस्टेंट होगा। तो वेलोसिटी और टी रिजल्ट पूछता है तो v जो होगा वो टी की पावर हाफ। अगर इसी क्वेश्चन में वेलोसिटी टी रिजल्ट पूछता है, वेलोसिटी टाइम पे कैसे निर्भर करेगी, ऐसे भी कह सकता है कि वेलोसिटी टी की पावर एल्फा पर निर्भर कर रही है, एल्फा की वैल्यू बताएं तो एल्फा यहाँ से हाफ हो जाएगा। और वेलोसिटी जो होती है वो डी एस अपॉन डी टी होती है, जहाँ एस डिस्प्लेसमेंट को नोट करता है टी टाइम को, तो डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू हमारी टी की पावर हाफ होगी और एस की वैल्यू यहाँ से सिंपली टी की पावर 3/2 होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि क्वेश्चंस में कांस्टेंट पावर के लिए वेलोसिटी और टी रिजल्ट में v प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ होगा, s जो है वो t की पावर 3/2 होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिजल्ट, और ये वेलोसिटी और टाइम रिजल्ट है। तो इस तरीका से वेरी करेंगे, ये दोनों पूछे जा सकते हैं। ऐसे भी पूछ सकता है कि s प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2 है, तो उसमें ये पूछ सकता है पावर कैसे वेरी करेगी, पावर कांस्टेंट होगी, पावर टाइम के हिसाब से लीनियर वेरी करेगी, इन्वर्सली वेरी करेगी, इस तरीका से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जस्ट रिवर्स हमें उल्टा करना पड़ेगा अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो इस तरीका की प्रॉब्लमों को अच्छे से तैयार करके रखें, ये क्वेश्चन हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। और बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैं आगे कुछ और वीडियो मैकेनिक्स में अपलोड करूँगा और आगे पीजीटी के लिए कुछ और वीडियो भी अपलोड करने का प्लान है। तो आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें क्या क्या और इम्प्रूवमेंट किए जाने की ज़रूरत है, जिससे मैं आगे की कुछ वीडियो में आगे सुधार कर पाऊँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।